अमेरिकी क्रांति के अंदर हमने देखा कि अमेरिकन्स फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश मास्टर्स, बट नाउ इन द अमेरिकन सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, ये गृह युद्ध का अंदर क्या हुआ था? व्हाट इज इट? व्हाट इज अमेरिकन सिविल वॉर? ये क्या है? और दूसरा यहां से मुद्दा हमको जानना यह है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द अमेरिकन सिविल वॉर। ऐसी क्या वारदात हो गई थी जिसके कारण अमेरिका के अंदर ये सिविल वॉर होता है? और मुद्दा है, पहला हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, वो है व्हाट इज अमेरिकन सिविल वॉर? व्हाट इज इट? एसेंशियली इट इज अ वॉर बिटवीन ब्रदर्स, a war between northern and the southern states which was fought between the time 1861 to 1865. As you can see in this picture, the states of the north collided against the states of the south, और इन दोनों के बीच में, दो भाइयों के बीच में जो युद्ध हुआ था, घर के अंदर का ही युद्ध, उसी को ही हम लोग कहते हैं गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वॉर। इतिहास, अमेरिकी इतिहास का सबसे भयानक में भयानक पॉइंट, और मतलब ऐसा वाक्य आप बोल सकते हो जहां पे बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं। 3000 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई थी। यू माइट बी knowing about the difference between battle and a war. A war is a long term phenomena which includes numerous number of small battles. तो एक युद्ध, और एक युद्ध के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी। इसी तरह से जब मैं अमेरिका की बात करूंगा और अमेरिकन सिविल वॉर की बात करूंगा, तो अमेरिका के सिविल वॉर के अंदर 3000 से ज्यादा, मोर देन 3000 बैटल्स वर फॉट बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट्स। उनकी आर्मी के बीच में दो भाई झगड़ पड़े थे यार। हमने देखा कि अमेरिका के नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट रहा है, राइवलरी रही है, म्यूचुअल राइवलरी रही थी, बट समहाउ दे मैनेज टू हैंग ऑन। 1776 में अमेरिका का जो आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था और 1781 के अंदर जो कंक्लूड होता है, 1783 में उसको रिकॉग्निशन मिलता है और 1789 के अंदर अमेरिकी यूनियन बनता है। वो यूनियन के अंदर थोड़े बहुत ऐसी खामियां रह चुकी थी, वो खामियों के कारण ही अमेरिका का गृह युद्ध हुआ। मोर देन 7 लाख अमेरिकन्स डाइड, 15 लाख इंजर्ड एंड डिस्प्लेस्ड। 7 लाख से अमेरिकी लोग मारे जाते हैं, 15 लाख से ज़्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। एंड दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज टू द इंटीग्रेशन ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका जो इसके फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था अमेरिका के बारे में, बोले हमारा अमेरिका ऐसा होगा, हमारा अमेरिका वैसा होगा, हम लोग अमेरिका के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया। अमेरिका के अंदर ऐसा बोला जाता है कि यूएसए का यू निकल गया था, खाली ऐसे बच गया बॉस। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूनाइटेड चला गया, स्टेट्स ऑफ अमेरिका बच गया था, क्योंकि कोई यूनाइटेड रहा ही नहीं था, है ना। कि जैसे इंग्लैंड के लिए बोलते हैं कि पहले ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे, तो ग्रेट ब्रिटेन में से ग्रेट निकल गया 47 के बाद ही, तो सब सुरसुरिया हो गया, उनकी टाइटा फिश, सब देश आज़ाद हो गए, बोले तुम निकलो, हमको यहाँ पे तुम्हारे अंडर नहीं कॉलोनी रन के रहना। फाइनली यूनाइटेड किंगडम बोला करते थे, तो यूनाइटेड किंगडम का अभी यूनाइटेड भी चला गया है। क्यों? क्योंकि उसका जो यूके के अंदर से जो स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, या यूके अभी जो यू से बाहर हो गया है, ओके, उसी तरह से उनका ग्रेट यूनाइटेड, उसी तरह से अमेरिका के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे वो यूनाइटेड नहीं रहे थे, क्योंकि अमेरिकन्स के विरुद्ध में ही झगड़ पड़े थे, उनके बीच में ही लड़ पड़े थे। एंड दिस वाज द बिगेस्ट थ्रेट टू द अमेरिकन यूनियन। अब हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर चले जाते हैं कि ये सिविल वॉर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसके पीछे कौन से फैक्टर्स या कॉजेस जिम्मेदार थे। थोड़ा बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, और बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको फिर से 1776 का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस याद कराऊंगा। 4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ये 13 कॉलोनीज जो ईस्टर्न कोस्ट के अंदर अमेरिका के अंदर सेटल थी, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करा दिया। किरा था ना। उसके बाद 1781 के अंदर वॉर खत्म हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड फाइनली you will realize that by 1789 the new constitution was enacted and enforced on the people of America. बोले अमेरिका के लोगों ने एक नया संविधान बनाया, और ये 13 स्टेट्स ने संविधान के तहत अपना एक फेडरेशन
बनाया। वो फेडरेशन की स्टोरी मैं आपको पिछली थोड़ी बहुत स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करा चुका हूँ। आप पीछे के क्लासेस के अंदर आप देख लीजिएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। ये नया अमेरिका यूनियन, यहाँ पे 13 स्टेट्स अपने एग्जिस्टेंस के अंदर आते हैं और ये 13 के 13 स्टेट्स एक यूनियन बनाते हैं और वो यूनियन के फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन। इनकी ही लड़ाई के अंदर, इनकी ही लीडरशिप के अंदर में इन्होंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी, तो इनका बहुत मान था, मान सम्मान पूरा का पूरा, और इसी के तहत ये सिस्टम पूरा का पूरा चलता है। ये 13 अमेरिकन यूनियन की ही स्टोरी है और ये 13 अमेरिकन यूनियन के स्टेट्स से नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स, इनके बीच में युद्ध होगा, उसी को ही हम लोग कहेंगे गृह युद्ध। अब देखेगा कि जब ये यूनियन बना 1789 के बाद, तो ये यूनियन को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया पर यूनियन को एक्सेप्ट नहीं किया। बोले हम संविधान का आदर करते हैं, बट जो ये संविधान के तहत आपने ये संघ बनाया है, अमेरिकी संघ, उसका हम लोग कोई भी आदर नहीं करते, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी, क्योंकि जैसे हमने देखा नॉर्थ साउथ, बिग स्मॉल, जेफरसन हैमिल्टन डिबेट, वर्जीनिया न्यू जर्सी प्लान वाली डिबेट, कितनी 3-4 डिबेट्स हुई और ये चारों की चारों डिबेट्स के तहत भी बहुत सारे लोगों को ग्रीवेंस रह गए। बोले हमको पसंद नहीं, हमको पसंद नहीं। तो 1789 के अंदर अमेरिका के अंदर ऐसी सिचुएशन हो गई थी और इसी के कारण बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट से उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया। अब हुआ ये कि 1789 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये यूनियन को ज्वाइन करने के लिए पहले थोड़ी आनाकानी कर दी। अब मुद्दा ये था कि व्हाई डिड सम स्टेट्स एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट रिजेक्टेड द यूनियन, और किया तो भी वो है ना कि हाफ हार्टेडली यूनियन के सभ्य बने। बोले हमको ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, फलाना पसंद नहीं, ढिमका पसंद नहीं, बट मान जाते हैं तुम्हारी ये बात, ओके। तो उस तरह से ये यूनियंस ने एक्सेप्ट किया। बोले चलो चलो कोई बात नहीं, वी आर एक्सेप्टिंग योर पॉइंट। पहला मुद्दा आता है कि ऑल द 13 कॉलोनीज दे हैड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल राइवलरी अमंग देमसेल्व्स। बोले यार ये वर्जीनिया वाला बोलेगा कि ये कैरोलिना वाला यार बहुत एडवांस्ड है यार, कैरोलिना वाला बोलेगा कि ये कनेक्टिकट वाला जो स्टेट है ना वो हमसे बहुत आगे जा रहा है। तो इसके कारण इनके बीच में मतलब जलती है ना, जलन होती है, ग्रीडीनेस। तो ऐसी ऐसी चीजें थी, एक डेवलप था, एक अंडर डेवलप था। तो आदमी के अंदर स्वाभाविक बना था, तो वहां के स्टेट्स के अंदर भी आ गया। दूसरा, ये स्टेट्स ज्योग्राफिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत डिफर करते थे। हमने मैप देखे कॉजेज ऑफ अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर, वो मैप्स को आप थोड़ा बहुत फिर से चला के देखेगा, नॉर्दर्न स्टेट्स, मिडल स्टेट्स एंड साउदर्न स्टेट्स की जितनी भी कॉलोनीज थी उनके बीच में वास्ट डिफरेंस देखने को। ज्योग्राफिकली एक रिसोर्स रिच एरिया, इकोनॉमिकली एक इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्दर्न अमेरिका, जो नॉर्दर्न कॉलोनीज हुआ करती थी न्यू इंग्लैंड वाली। साउदर्न कॉलोनीज कैसी थी, रिसोर्सेज नहीं थे इनके पास। सेकेंडली एग्रीकल्चर के ऊपर इनको डिपेंडेंट रहना है, तो इनकी पूरी की पूरी सिस्टम अलग थी। नॉर्थ स्टेट्स वर हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज, साउथ स्टेट्स वर हैविंग नॉट हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज, दे वर लैकिंग दिस रिसोर्सेज एंड हेंस दे वर बैकवर्ड। तो जब आपके यहाँ पे पॉलिटिकल सेम नहीं है, आप इकोनॉमिकली सेम नहीं हो, आपके यहाँ पे आइडियोलॉजिकल कहीं पे भी सिमिलरिटी नहीं मिलती और सोशली आप इनइक्वल हो, और ये कंडीशन के अंदर कोई बोलता है कि एक संघ बनाओ, तो संघ कभी काशी तक पहुंच पाएगा? ये पता है ना कहावत आपको, बोले संघ काशी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे इंडिया के अंदर ये कहावत बोली जाती है। अमेरिका का संघ जो बना, वो संघ के अंदर 1789 के अंदर स्टेट्स के बीच में एक कोहेसिवनेस नहीं थी यार। और जब कोहेसिवनेस स्टेट्स के बीच में नहीं होती है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, तो कब तक कोई बर्दाश्त करता रहेगा? कब तक कोई बर्दाश्त करता रहेगा? ये बर्दाश्त नहीं हो पाता है और 1860 तक आते आते लोग एक दूसरे के साथ झगड़ जाएंगे। वही है आपका अमेरिकन सिविल वॉर। पहला मुद्दा 1789 की ही मैं उसके बाद जो डेवलपमेंट बता रहा हूँ। सम स्टेट डिड नॉट जॉइन द यूनियन। मैंने आपको रीजन बताया दैट दे हैड अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल रिवॉल्वरी। म्यूचुअल राइवलरी मतलब ये जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, ये नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर अगर आप देखोगे कि इन्होंने क्या बताया आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट के तहत, दैट द नॉर्दर्न स्टेट्स डिड नॉट हैव स्लेवरी डोमिनेटिंग देयर सोसाइटी, they relied upon a workforce where people worked and got paid. So ideologically the northern states had some other ideas and dimensions. इसके सामने अगर आप साउथ को कंपेयर करोगे तो southern states relied heavily upon slave workforce
in the fields to help the harvesting of the crops. सो ये कंडीशन के अंदर अगर आपको जानकारी मिलती है तो ये डेलवेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया जैसे जितने भी स्टेट्स थे, इनके अंदर की आइडियोलॉजिकल सोच कैसी होगी, कुछ अलग होगी. सो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये लड़ाई हुई थी. अब हम लोग एक एक स्टेप के अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ के बीच में इनके जो रीजनल इंटरेस्ट थे ना, वो एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे थे. और ये क्लैश करने के कारण ही अमेरिका की क्रांति, अमेरिका का गृहयुद्ध होता है. अब समझिए पहली चीज, द नॉर्थ वर डोमिनेटेड बाय द मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट, द साउथ वर डोमिनेटेड बाय द फार्म पीपल एंड द फार्मर्स एंड द ऑर्चर्ड्स, और वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट जो रहते थे. नॉर्थ इज फेयरली इंडस्ट्रियल, साउथ इज फेयरली एग्रीकल्चर. एक दूसरा डिफरेंस. तीसरा डिफरेंस, द नॉर्थ फेवर्ड चीप लेबर, और चीप लेबर के लिए ये हमेशा यही चीज बोलते थे, बोले आदमी काम करेगा उसको उतना काम उसको पैसा मिलना चाहिए. हेंस दे फेवर्ड द अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी. साउथ साइड की भाई हमको एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर मैकेनाइजेशन नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है तो हमको इंसानों की जरूरत पड़ेगी हमारे एग्रीकल्चर के लिए. तो हार्वेस्टिंग से लेके, सोइंग से लेके, कटिंग से लेके, सीडिंग तक जितना भी प्रोसेस है एग्रीकल्चर का, वो प्रोसेस के अंदर हमको लेबर चाहिए. और लेबर कहाँ से आएगा भाई, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम तो बंधुआ मजदूर को बुला देंगे. और बंधुआ मजदूर कौन थे, ये सब के सब स्लेव्स. सो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ क्लैश था वो था स्लेवरी. अब हुआ ये कि नॉर्थ की आइडियोलॉजी भी अलग. नॉर्थ का मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी, साउथ ने ओपन मार्केट की पॉलिसी रखी थी. एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेंटर के देने की बात कर रहा था नॉर्थ, साउथ मना कर रहा था कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट को स्टेट्स के हाथ में देना चाहिए, हमको इसका फायदा होगा. क्योंकि साउथ रॉ मटेरियल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा, वहां से फिनिश गुड फिर से वहां से इंपोर्ट करा पाएगा, तो इसका फायदा होगा, उसको बहुत सारी चीजें हो सकती है. सेकेंडली, रीजनल इंटरेस्ट के तहत आपको जानकारी ये भी रहनी चाहिए कि नॉर्थ का जो एजुकेशन लेवल था वो काफी एडवांस था. काफी हम लोग बोल सकते हैं कि देवर, क्योंकि नॉर्थ के अंदर इंडस्ट्रीज थी तो ऑर्गेनाइज्ड वे की लाइफ हो जाती है. ऑर्गेनाइज्ड वे की लाइफ होती है तो यहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बन जाती है, तो सबका साथ सबका विकास होता है. बट साउथ के अंदर एग्रीकल्चर था, वो भी आपकी जागीरदारी वाली सिस्टम हुआ करती थी, स्लेवरी सिस्टम के तहत. तो वहाँ पे एजुकेशन नहीं आया, तो नॉर्थ एंड साउथ आइडियोलॉजिकली एक दूसरे के साथ अलाइन नहीं हो पाता है. पॉलिटिकल व्यू इनका अलाइन नहीं है, सोशल व्यू इनका अलाइन नहीं है, इकोनॉमिक व्यू अलाइन नहीं है. साथों साथ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ एंड साउथ का अपना अपना ओपिनियन होगा. नॉर्थ वाला कुछ और बोलेगा, साउथ वाला कुछ और बोलेगा. नॉर्थ वाला बोल देगा कि भाई अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट टू सिसीड है वो नहीं है. बोले किसी को अमेरिका का यूनियन तोड़ के बाहर जाना है तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता. बट साउथ वाले बोलते हैं कि भाई वी हैव जॉइंड दिस यूनियन ऑन आवर वॉलंटरी बेसिस, हमको मन में आया इसके लिए हमने अमेरिकी संघ के अंदर भाग लिया है. आप कौन होते हो हमको हाँ या ना बोलने वाले कि यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते. एंड एज अ रिजल्ट यू विल सी कि ये नॉर्थ एंड साउथ वाले जो थे वो थ्रू आउट अपना पूरा का पूरा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है उसके ऊपर अपने एक दूसरे के साथ अपने आप को पूरा का पूरा चैलेंज करते रहते थे. ओके, सो इन दिस कंडीशन आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेके भी थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में थे. तो एजुकेशन में कन्फ्लिक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में कन्फ्लिक्ट, सोशल इश्यूज के अंदर कन्फ्लिक्ट, इकोनॉमी इश्यूज के अंदर कन्फ्लिक्ट, कैसे भी करके इन्होंने अपना यूनियन बरकरार रखा था. बट फाइनली ये यूनियन 1860 तक आते आते टूट जाता है, और वही टूटने के दौरान जो वॉर होती है उसे हम लोग अमेरिकन सिविल वॉर कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू जो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में जो अमेरिका की सिविल वॉर हुआ उसके अंदर होता है, उसे कहा जाता है द इश्यू ऑफ स्लेवरी. आपको जैसे जानकारी होगी कि जब कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ 16th 17th सेंचुरी के अंदर, जब ट्रांजिशन होता है, तब से लेके ये लोग स्लेव्स को अफ्रीका से उठा के लेके आते थे. वहां से ये लोग साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के आदि इत्यादि जितने भी जो कोस्टल एरियाज है वहां पे इनको भेज दिया जाता था. उनको बंधुआ मजदूर बना के थ्रू आउट वहां पे रखते थे. एंड पर्टिकुलरली द साउदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके लिए बहुत फायदेकारक थी ये स्लेवरी, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी. एग्रीकल्चर के अंदर लेबर ज्यादा चाहिए, तो लेबर कैसे ज्यादा मिलेंगे कि भाई ये सब स्लेव्स को आप बढ़ा दो. ओके, तो ये स्लेवरी सिस्टम थी. और ये स्लेवरी की सिस्टम के अंदर आपको दिख ही रहा है, जैसे उस टाइम के अंदर जो न्यूज़पेपर थे वो साउथ के अंदर ऐसी एडवर्टाइजमेंट दिया करते थे, ओके, टू बी सोल्ड ऑन बोर्ड दी फलाना फलाना शिप
about 2 to 3 healthy fine negroes. ओके तो बोले निग्रोज बोला करते थे उनको, बहुत ही स्लैंग एंड अब्यूजिव टर्म है, बट ये चीज अमेरिका के अंदर ये स्लेवरी है, ये स्लेवरी पर्टिकुलर साउथ अमेरिका के अंदर प्रिवेल करती थी, और नॉर्थ वाले बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि साउथ वाले ऐसी बंधुआ मजदूर वाली सिस्टम अमेरिका के अंदर चला रहे हैं, एंड वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग. ओके तो 10 likely and valuable slaves at auction. ओके 24th फलाने दिन को इसको करना है. ओके साथों साथ अगर स्लेव्स भाग जाते हैं, 2 निग्रोज रन अवे, ओके बोले 10 pound का रिवॉर्ड देंगी. वहां की जो सरकार थी 1783 के अंदर खास करके वहां पे जो स्लेव के ओनर थे वो ये एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करती. ओके सो ये कंडीशन की थी स्लेव्स की, और ये स्लेव्स की कंडीशन के अंदर आपको जानकारी रहनी चाहिए. ओके अगर आपको इसके ऊपर अमेरिका के लोगों ने बहुत सारे मूवीज भी बनाए, जैसे एक मूवी बनाया था 12 Years a Slave. ओके एक और मूवी बनाया था जेंगो अनचेन्ड. ओके अगर देखना हो तो दोनों देख सकते हो. 12 Years a Slave काफी बढ़िया मूवी है, वहां पे स्लेवरी सिस्टम को दर्शाया गया है कि किस तरह से बंधुआ मजदूरों को लगा जाता था गुलामी प्रथा के तहत. ओके ये जेंगो अनचेन थोड़ा वायलेंट मूवी है. ओके खैर तो स्लेवरी का इश्यू मैंने आपको बताया नॉर्थ एंड साउथ के बीच में बहुत ही ये सबसे जटिल मुद्दा था. नॉर्थ एंड साउथ बाकी हर एक चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे जब अमेरिका का संघ डेवलप हो रहा था, बट स्लेवरी का मुद्दा आया तो नॉर्थ वाले ने बता दिया दैट स्लेवरी शुड बी अबॉलिश. साउथ वाले बोले कि भाई स्लेवरी इज लीगल, नो अबॉलिशन इन अवर प्रोविंसेस, हमको नहीं चाहिए कि भाई आप यहाँ पे चलाओ. ओके सो एज अ रिजल्ट द नॉर्दर्न स्टेट्स वर नोन एज द फ्री स्टेट्स एंड द साउदर्न स्टेट्स वर नोन एज द स्लेव स्टेट्स. और एसेंशियली ये जो अमेरिकन सिविल वॉर है, ये वॉर फ्री स्टेट्स एंड स्लेव स्टेट्स के बीच में ही हुआ था. अब मैं आपको जो मैप दिखा रहा हूं वो मैप के अंदर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा कि ये मैप के अंदर किस तरह से स्लेवरी अलग अलग स्टेट्स के अंदर आती है, कौन से स्टेट्स के अंदर डेवलप होती है, और उसके बाद कौन से स्टेट्स के अंदर फिर से रिटर्न हो जाएगी. ओके तो कैन यू सी दिस. सो 1846 का है, फिर धीरे धीरे चेंज होगा. ओके 1858 के अंदर आया है, 1789 से शुरू होगा एंड 1861 तक ये पूरा का पूरा चलेगा. उसके बाद स्लेवरी को अबॉलिश करा दिया जाता है. ओके सो इनिशियली यू कैन सी सबसे पहला 1789 के अंदर स्लेव स्टेट 8 थे, फ्री स्टेट 5 से, टोटल 13 हो गए. उसके बाद यहाँ पे 9 और 8 हो जाते हैं, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ रहा है. ओके सो कैन यू सी दिस. तो आप ये मैप के अंदर लेजेंड को फॉलो करिएगा, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि स्लेव स्टेट्स और फ्री स्टेट्स दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे थे. एसेंशियली ये जो अमेरिकन सिविल वॉर था ये अमेरिका के 34 राज्यों के बीच में हुआ था. यहाँ पे 23 स्टेट्स ऐसे थे जो अपने आप को अमेरिकन यूनियन के बोलेंगे, सॉरी 21 स्टेट्स और 11 या उसके आसपास ऐसे स्टेट्स हुआ करते थे जो अपने आप को स्लेव स्टेट्स के तौर के ऊपर जानते रहते थे. ओके सो एसेंशियली हम लोग एक स्लाइड्स के अंदर ही इसके कॉजेस को समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट वर द कॉजेस बिहाइंड द अमेरिकन सिविल वॉर. पहला कॉज है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ. सेकेंड इज द इश्यू ऑफ स्लेवरी. सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से स्लेवरी का डेवलपमेंट हुआ. तीसरा है वो है इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन, और लिंकन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. हो सकता था कि लिंकन इलेक्ट नहीं होते तो अमेरिकन सिविल वॉर ना हो, हम लोग हो सकता है. ओके कुछ भी हो सकता है, अगर मगर वाली बात है, अगर ये ना होता तो मैं वो होता. ओके तो ऐसी चीज है. तो लिंकन का इलेक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लिंकन के इलेक्शन के अंदर भी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ वो भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए. एंड फाइनली जब इसका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क हम लोग जो इसके कॉजेस के अंदर कंटिन्यू करते हैं या समझते हैं वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन बाय द स्लेव स्टेट्स. अब देखिएगा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अंदर 1861 तक अगर आप जानकारी होगी कि 18 या 34 टोटल अमेरिकन यूनियन के राज्य थे, वो 34 में से 23 राज्य नॉर्थ से बिलोंग करते थे. और नॉर्थ वाले मैंने आपको बताया कि दे वर इंडस्ट्रियली एडवांस, they had already 20,000 miles of railway line in their own areas. Okay, so इनके लिए बहुत फायदे कारक था, इनको इसका बहुत ही पॉजिटिव आउटकम भी देखने को मिल रहा था. साउथ के पास ये नहीं. The north was largely industrialized and southern people were not having this kind of industrialized effect. तो इसके लिए ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया था. ओके तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के कारण क्या हुआ, आपकी म्यूचुअल राइवलरी बढ़ गई. बोले ये अमीर है और मैं गरीब हूँ. ये क्यों अमीर है, ये बोले ये मेरे पैसे लेके जाते इसके लिए अमीर है.
तो उस तरह की इनके बीच में राइवलरी थी। सेकेंडरी स्लेवरी, स्लेवरी नॉर्थ के लिए बहुत ही बड़ा मॉरल क्वेश्चन था, क्योंकि नॉर्थ वाले है ना बहुत आइडियल लोग थे। नॉर्थ वाले चाहते थे कि फ्री लेबर हो, बोले स्लेवरी को अबॉलिश करो और वो स्लेव्स को एक लेबर की तौर के ऊपर कंसीडर करो, ताकि क्या होगा कि उनको काम तो कराना है बट थोड़ा बहुत पैसा देके, तो उनका भी रिस्पेक्ट रहेगा, हमारा भी रिस्पेक्ट रहेगा, और फ्री लेबर चीप लेबर के थ्रू नॉर्थ वाले और इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएंगे। सो नॉर्थ वाले का जो इंटेंशन था वो भले मॉरल इंटेंशन था, बट उसके पीछे अगर आप हिडन इंटेंशन देखोगे तो नॉर्थ वाले क्या चाहते थे, बोले ये लेबर्स को फ्री करके हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर डालेंगे, हम लोग पैसा देंगे, पर पैसा कैसा देंगे, बोले घंटे का $1 या 2 घंटे के इनको $2 $5 दे दिया जाएगा, तो उस हिसाब से उनका सोचा नहीं होगा। थर्डली यहाँ पे जो तीसरा रीजन मैंने आपको बताया है वो है इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन का जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन एक पूरे के पूरे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के थ्रू, अमेरिका के अंदर 1860 के अंदर पावर पे आते हैं अब्राहम लिंकन, और 1860 पे जब वो पावर पे आते हैं तो उसके पहले उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाया, इतना प्रोपेगेंडा चलाया था कि बात मत करो। उनका पूरा का पूरा इलेक्शन का जो बेस था वो था स्लेवरी, बोले मैं पावर पे आऊंगा और स्लेवरी हटा दूंगा। एंड ही बिलोंग टू दिस नॉर्दर्न स्टेट्स, और उन्होंने पूरे नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर एक पूरा का पूरा सुनामी ला दिया, बोले स्लेवरी हटाएंगे हटाएंगे रहेंगे, बोले कह के हटाएंगे स्लेवरी, करके हटाएंगे स्लेवरी, ये स्लोगन था ऐसा। बोले हाफ फ्री हाफ स्लेव की सिस्टम नहीं चलेगी, कंप्लीटली फ्री स्टेट होना चाहिए। तो ये जब प्रोपेगेंडा अब्राहम लिंकन ने चलाया तो साउदर्न स्टेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। साउदर्न स्टेट्स ने यही बताया कि भाई तू कौन बे, और इसी के कारण इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। फाइनली जब इलेक्शन होता है और अब्राहम लिंकन जीत के आता है तो 1860 के इलेक्शन के बाद तुरंत ही साउथ कैरोलिना नाम का जो स्टेट है ना वो अमेरिकन यूनियन से सिसीड कर देगा, और वो सिसीड करने के बाद ये लोग करीबन और 7 स्टेट्स मिलके एक अमेरिका का नया कॉन्फेडरेशन बनाते हैं, जिसे कहा जाता है कॉन्फेडरेशन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब ये सातों के सातों राज्य अलग हो गए और इनको जोड़ी देने के लिए और 4 राज्य साउथ के मिल जाते हैं, तो ये 11 के 11 राज्यों ने नॉर्दर्न स्टेट्स के ऊपर हमला कर दिया, और इसी के कारण 12 अप्रैल 1861 के दिन से अमेरिका का सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। तो सब आपको कारण समझ में आया कि क्या क्या कारण था। इकोनॉमिक रीजन, स्लेवरी, election of Abraham Lincoln, and the establishment of Confederate states by the states that seceded the American Union. Okay, तो ये 4 मेन कारण आपके हो सकते हैं। अब ये कारण के पीछे मैं आपको इसके इवेंट्स एंड डेवलपमेंट्स की तरफ लेके जाऊँ। ये कारण रातों रात नहीं हुए थे, ये कारण धीरे 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 बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी वाकयाएं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, उसी के तहत होते हैं। और ये डेवलपमेंट 1803 से ही शुरुआत हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं वो है द डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द वॉर। हमने अभी तक कारण देखे हैं, कारण के अंदर हमने 4-5 कारण देखने की कोशिश की, और ये जितने भी कारण थे उसके पीछे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। वो हर एक डेवलपमेंट आप एक दूसरे रीजन्स के साथ जोड़ सकते हो। जैसे इकोनॉमिक रीजन्स देखने को मिलेंगे, आपको स्लेवरी का कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, अब्राहम लिंकन का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कन्फेडरेशन वो भी आपको देखने को मिलता है। 1803 में सबसे पहला डेवलपमेंट हुआ। अभी तो अमेरिका के संघ का निर्माण ही हुआ था, निर्माण के तुरंत बाद 1803 में सबसे पहला डेवलपमेंट होता है जब लुजियाना नाम का एक स्टेट जो अमेरिकी यूनियन का पार्ट नहीं था, वो अमेरिका का संघ फ्रांस से खरीदेगा और फ्रांस उनको बेच देगा। अब मुद्दा ये आ रहा था कि ये अमेरिका के कौन से स्टेट के तौर के ऊपर कहलाया जाएगा, क्योंकि लुजियाना का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो कुछ अलग था, वो नॉर्थ में भी था तो साउथ में था। ओके, तो इसी के कारण बहुत सारे स्टेट्स ने बोला कि भाई ये फ्री स्टेट है, किसी ने बोला ये स्लेव स्टेट है, बोले ये फ्री नहीं है ये स्लेव है, किसी ने बताया ये स्लेव है ये फ्री नहीं है। और इसी के कारण नॉर्थ एंड साउदर्न जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये एक दूसरे के सामने क्लेम करने लग गए।
बोले ये हमारा स्टेट है, हमारा स्टेट है, यहाँ पे स्लेवरी लीगल कर दो, यहाँ पे स्लेवरी लीगल नहीं होगी। तो इसके कारण नॉर्थ एंड साउथ कन्फ्लिक्ट के ऊपर आ गए। ये कन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत चलता रहा और 1820 का टाइम आ जाता है। अब 1820 के अंदर एक एग्रीमेंट नॉर्थ एंड साउथ करते हैं जिसे कहा जाता है मिसौरी एग्रीमेंट। अब अगर अमेरिका का आपको थोड़ा बहुत भूगोल जानकारी होगी तो वहाँ पे मिसौरी नाम का एक स्टेट है। अब मुद्दा ये आ रहा था कि ये मिसौरी एग्रीमेंट क्यों कराना पड़ा। इसके पीछे कारण था कि जो नए स्टेट्स यूनियन के अंदर ज्वाइन कर रहे, पहले 13 थे, 13 से 18 हुए, 18 से 15 हुए, 25 हुए, तो जो नए नए राज्य अमेरिकी यूनियन को फॉर्म कर रहे हैं उनको कौन सा स्टेटस दिया जाएगा? विल दे बी कंसिडर्ड एज अ स्लेव स्टेट और अ फ्री स्टेट? एंड एज अ रिजल्ट द नॉर्थ एंड द साउथ स्टार्टेड क्लेमिंग देम। और ये क्लेम करने में इनके बीच में संघर्ष बहुत बढ़ जा रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा था। इसी के कारण इन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया। इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 36 डिग्री की लाइन है, ये लाल कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, दिस 36 डिग्री लाइन विल बी कंसिडर्ड एज द लाइन ऑफ बेंचमार्क। ये मिसौरी नाम की जगह और मिसौरी नाम की जगह के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है कि भाई साहब ये 36 डिग्री की लाइन के ऊपर वाले स्टेट्स दे विल बी कंसिडर्ड एज द फ्री स्टेट्स एंड द स्टेट्स विच लाइज बिलो दिस 36 डिग्री लाइन विल बी कंसिडर्ड एज स्लेव स्टेट्स। तो इसके बाद मिसौरी नाम की जो स्टेट थी जिसने अमेरिकन यूनियन को ज्वाइन किया, वो 36 डिग्री लाइन के नीचे आता था और इसी के कारण इसको स्लेव स्टेट का स्टेटस मिल गया। इसका मतलब ये था कि मिसौरी के अंदर अब से स्लेवरी अलाउड है। सिमिलरली माइन नाम का एक स्टेट नॉर्थ के अंदर यूनियन के अंदर ऐड होता है और माइन को फ्री स्टेट का स्टेटस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 36 डिग्री लाइन के ऊपर था। अब हुआ ये कि 1830s के अंदर ये एग्रीमेंट किया गया 20s के अंदर, बट 1830s से लेके 1850s के बीच में अमेरिका का जो पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट था ना वो और भी स्ट्रांग हो गया। वो इतना स्ट्रांग हुआ और खास करके नॉर्थ अमेरिका के अंदर कि आइडियोलॉजिकली लोगों को स्लेवरी सिस्टम पसंद नहीं आती थी और इसी के कारण नॉर्थ के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे एंटी स्लेवरी मूवमेंट का एक जन्म होता है। सब लोग एक ही चीज बोलेंगे, बोले स्लेवरी सिस्टम हटाओ, स्लेवरी सिस्टम हटाओ, स्लेवरी सिस्टम हटाओ। तो ये कंडीशन के अंदर नॉर्थ के अंदर जितने भी 10-12 स्टेट्स थे इनिशियल टाइम के अंदर, इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए शुरुआत कर दी। ओके, सो लिबरेटर करके एक न्यूज़पेपर आता था विलियम लॉर्ड गैरिसन का, और लिबरेटर क्या मतलब आदमी को इमेंसिपेट कर दो, फ्री कर दो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके, तो स्लेव को भी बोला जाता था कि उसको भी उसका जिंदगी जीने का अधिकार है। तो ये सब न्यूज़पेपर्स आते थे। सेकेंडली यहाँ पे अमेरिका के अंदर ही, नॉर्थ अमेरिका पर्टिकुलरली नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर ही एक एंटी स्लेवरी सोसाइटी का जन्म होता है और ये एंटी स्लेवरी सोसाइटी अमेरिका पर्टिकुलरली जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उसके अंदर लोगों की जो रूह है उसको कनेक्ट करेगी कि भाई स्लेवरी सिस्टम गलत है। ओके, सो स्लेबरेशन ऑफ स्लेवरी, आउटरीच एंड एबोलिशनिस्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसा प्रोपोगंडा चलाया जाता था नॉर्दर्न स्टेट्स के द्वारा और साउथ वाले ये सब कुछ देखते रहते थे। बोले नॉर्थ वाले क्यों उंगली कर रहे हैं हमारे राज्य के अंदर, बोले नॉर्थ वालों को पसंद नहीं आता कि यहाँ पे स्लेवरी चल रहा है, पसंद ना आए तो अपने घर पे रखे, हम लोग कहाँ उनके स्टेट्स के अंदर इंटरफियर कर रहे हैं। बट नॉर्थ वाले एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा चला रहे थे जो साउथ के स्टेट्स देख रहे थे। ओके, सो इन दिस कंडीशन द ट्रस्ट इश्यूज इमर्ज एंड द फ्रिक्शन इंक्रीज बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ स्टेट्स। बोले साउथ ने सब कुछ देखता रह गया, बोले ये देख नॉर्थ वाला आज नहीं तो कल ये स्लेवरी सिस्टम को लेके बहुत बड़ी बवाल करेगा और कहीं ना कहीं लफड़ा होने की संभावना है। अब देखिए हुआ ये कि 1852 का जब समय था और 1852 के अंदर खास करके एक नोवेल यहाँ पे नॉर्थ स्टेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पब्लिसाइज हो गई। ये नोवेल का नाम था अंकल टॉम्स कैबिन। ये अंकल टॉम्स कैबिन नाम की बुक हैरियट बेचर स्टोव करके एक ऑथर थे, उन्होंने लिखी थी और वहां पे उसकी जो थीम थी किताब की, वो किताब के अंदर स्लेवरी के बारे में बात करते हैं और बताते हैं दैट द स्लेवरी इज इनह्यूमन। बोले ये अमानवतावादी है। अभी ये कंडीशन के अंदर जब ये बुक को नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर पब्लिश किया गया तो बहुत पॉपुलर हो गई, इतनी पॉपुलर हुई कि बात मत पूछो। पर साउथ वाले को पसंद नहीं है। साउथ ने तुरंत ही जितने भी आपके 7 स्टेट से साउथ के
उन्होंने तुरंत ही ये बुक को बैन कर दिया, बोले बैन करो बैन करो बैन करो, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ये बुक को। ये बुक यहाँ पे हमारे राज्य के अंदर आ गई तो हो सकता है हमारे लोग हमारे विरुद्ध में ही प्रोटेस्ट और रिवोल्ट कर दे। ओके, तो साउथ बैन दिस बुक, द नॉर्थ पॉपुलराइज दिस बुक, एंड एज अ रिजल्ट जब साउथ एंड नॉर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे थे 1852 तक आते आते, तो यहाँ पे मामला गर्म हो चुका है। साउथ वाले को लग रहा है कि नॉर्थ वाले जानबूझ के ऐसी बुक्स, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को और बढ़ावा दे रहे हैं, और ये बढ़ावा के चलते चलते हमारे यहाँ पे ये स्लेवर सिस्टम को अबॉलिश करेंगे। और साउथ वाले की इकोनॉमी, याद रखेगा, स्लेवरी के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। अगर स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाएगा तो साउथ वाले बैंकरप्ट हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन थी साउथ वाले की। एंड एज अ रिजल्ट द ट्रस्ट इश्यूज एंड द फ्रिक्शन इंक्रीज्ड in a greater way between the northern and the southern states। बोले अब यार ये बहुत ही यहाँ पे इश्यू खड़ा हो रहा है। अब हुआ ये कि ये इश्यू पीछे चल रहे थे। 1854 के अंदर एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है कैंसास नेब्रास्का एक्ट। अब आपको जानकारी होगी कि कैंसास एंड नेब्रास्का अमेरिका के दो अलग अलग राज्य हैं। अभी ये राज्य एसेंशियली अगर आप इनका लोकेशन देखोगे कि ये 36 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है उसके अबाव है। कैन यू सी दिस ब्लैक थिंग? ओके, तो ये जो ब्लैक मैंने हाइलाइटर लगाया है वो इसके कारण ही लगाया है। ये लाल कलर की बॉर्डर है वो आपकी 36 डिग्री लाइन है। ये 36 डिग्री लाइन के ऊपर 1854 के अंदर एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है कैंसास नेब्रास्का एक्ट। ये कैंसास नेब्रास्का एक्ट के तहत हुआ ये कि इन्होंने एक चीज डिसाइड करने के लिए डिमांड की दैट द स्लेवरी कैन बी डिटरमाइंड बाय पॉपुलर सॉवरेनिटी। Though the states of Kansas and Nebraska lied above the 36 degree north line, the act said कि अगर लोग चाहते हैं, if the people demand, if the popular sovereignty demands, then the northern states, the states which lies above the 36 degree north line can also include and legalize the system of slavery। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ के स्टेट्स जो आज तक इतना विरोध कर रहे थे, वो विरोध के तहत नॉर्थ के स्टेट्स के यूनियन का 2 मेंबर्स बोल रहे हैं कि हमको स्लेवरी से कोई तकलीफ नहीं है भाई। अब आप समझिए ये चीज को। और ये चीज को प्रपोज करने वाले जो इंसान थे, स्लेवरी बाय पॉपुलर सोवरेनिटी या पॉपुलर डिटर्मिनेशन बाय पॉपुलर सोवरेनिटी, इसके पीछे डेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेट्स का जो ओरिजिनल पार्टी जो फॉर्म था, उसके एक सेनेटर हुआ करते थे डगलस। ये डगलस ने डिमांड की थी कि लोगों को डिसाइड करने दो। आपने 1820 के अंदर जो एग्रीमेंट किया है उसके बीच में ये जो लाइन ड्रॉ की है वो लाइन कुछ काम की नहीं है बॉस। लेट द पीपल डिसाइड कि आपके स्टेट के अंदर स्लेवरी होगी कि नहीं होगी। और ये कैंसास नेब्रास्का थोड़े इंटीरियर स्टेट्स हुआ करते थे नॉर्थ में भी, और इसी के कारण इनको लगता था कि हमको फायदा होगा स्लेवरी से। बट दे लाइड ऑन द 36 अबव डिग्री नॉर्थ लाइन, तो इसके कारण ये कुछ नहीं कर पाते थे। और जब ये एक्ट पास होता है तो एक्ट के अंदर ये प्रोविजन डाला गया, तो ये जब कैंसास नेब्रास्का एक्ट पास होता है तो नॉर्थ वाले रिएक्ट कर देते हैं, और नॉर्थ के जितने भी पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स थे वो इकट्ठे होते हैं और एक पार्टी बनाएंगे। और इसी के दौरान एक पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। आज हमने देखा ना अभी इलेक्शंस के अंदर, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, और ये रिपब्लिकन पार्टी का जो मेन बेस था वो था अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी। बोले स्लेवरी को अबॉलिश कराओ। और ये रिपब्लिकन पार्टी के लीडर के तौर के ऊपर अब्राहम लिंकन, जो 1846 ऑनवर्ड से ही एक सेनेटर बन के धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, वो यहाँ पे लीडरशिप लेते हैं और वो बताते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक आई विल अबॉलिश स्लेवरी। मैं स्लेवरी को अबॉलिश करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। अब हुआ ये कि जब यहाँ पे कैंसास नेब्रास्का एक्ट पास होता है, उसी के रिएक्शन के तहत एक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो होता है, साथों साथ एक भाई आता है जिनका नाम था जेम्स ब्राउन। जेम्स ब्राउन बताते हैं कि दैट द नॉर्थ शुड हेल्प द स्लेव्स बाय गिविंग देम वेपन्स एंड लेट देम फ्री देमसेल्व्स। बोले वो अपने आप को फ्री कर पाए, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दे दो, उनको हथियार दे दो। एंड एज अ रिजल्ट द एंटी स्लेवरी मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मिलिट्री मूवमेंट। अब आप समझो कि नॉर्थ वाले पॉलिटिकली एक मूवमेंट चला रहे हैं, एंटी स्लेवरी मूवमेंट,
और उसमें कोई इंसान नॉर्थ का ही थोड़ा रिवॉल्यूशनरी विचारधारा रखता है, क्रांतिकारी विचारधारा, और वो बोल देता है कि ये मूवमेंट को हम लोग कन्वर्ट करके मिलिट्री वे के अंदर लेके जाएंगे, तो साउथ वाले पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये कंडीशन जब 1854 तक बन गई थी तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया। ये कन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक और वाकया हो जाता है 1856-57 के अंदर, जिसे कहते हैं ड्रेड स्कॉट एपिसोड। अब ये ड्रेड स्कॉट एपिसोड एसेंशियली इसके अंदर जो मेन रोल प्ले करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है वो है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखा और उसके अंदर अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी देखा। अभी ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, एक केस आता है जिसका नाम है ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैंडफोर्ड। इसके अंदर ये पूरा स्लेवरी का इशू था। हमारे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे गोलकनाथ केस वर्सेस द स्टेट ऑफ इंडिया, या हम लोग और भी केस पढ़ते हो कि मेनका गांधी वाला केस पढ़ते हैं, तो उसी तरह से अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको ड्रेड स्कॉट केस वर्सेस सैंडफोर्ड का अगर आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री जानकारी होगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सिस्टम, ये जो केस था ये पूरी स्लेवरी को था। ओके, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि दैट द स्लेव्स वर सो फार इंफीरियर दैट दे हैड नो राइट्स व्हिच द व्हाइट मैन वाज बाउंड टू रिस्पेक्ट। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बता देता है that the slavery can be allowed in the northern states. The slavery is a legal institution. The slaves have no rights. साउथ वाले को तो मजा आ गई बॉस, बोले वाह वाह वाह, कोर्ट ने तो हम लोग जो चाहते थे वही चीज हमारी कह दी। और ये जो नॉर्थ वाले कब से हमारे ऊपर सुपर इम्पोज कराए जाते थे, बोले 36 डिग्री लाइन, फलाना एक्ट ना फलाना ढिमका सिस्टम, बोले नहीं चाहिए। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट जो बताता है वो सुप्रीम है, और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट बताता है that the slavery can be allowed in northern states by passing the agreement done in Missouri in 1820, and slavery is a legal institution and slavery and the slave people have no rights. Essentially अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इंसान को ऐसा बना दिया था, ये व्हाइट है और ये अमेरिका के जो ब्लैक सिटीजन है, जो स्लेव्स हुआ करते थे, ये प्लेकार्ड लेके घुमा करते थे, आई एम नॉट अ मैन। बोले इंसान ही, मुझे काउंट ही नहीं किया जाता। ओके, मुझे काउंट ही नहीं किया जा रहा तो मैं क्या करूं। ये तो आजकल का पिक्चर है जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर अभी ब्लैक्स, जो ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। तो इसी के कारण प्रोटेक्ट के अंदर ही किसी ने ये ऐसा प्लेकार्ड बना के ये चल रहे थे। ओके, सो व्हेन द ड्रेड स्कॉट एपिसोड टुक प्लेस एंड द यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट द स्लेवरी इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन, द स्लेव्स आर नो individuals and they are not having any rights and the slavery can be allowed in the northern states, on the decision of the US Supreme Court, the states of Kansas and Nebraska got converted into a slave state। और फर्स्ट टाइम 1856-57 के अंदर अब्राहम लिंकन को रियलाइज होता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसा था कि नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर स्लेवरी नहीं आ रही थी, बट ड्यू टू दी decision made by the US Supreme Court and due to the issue which was raised by Douglas that the people should decide the status of slavery in the state, तो यहाँ पे अब्राहम लिंकन को लग रहा था कि ये स्लेवरी पूरे के पूरे अमेरिका खा जाएगी, हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स को भी खा जाएगी। ये कंडीशन के अंदर 1860 के बैकग्राउंड के अंदर अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे। अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अमेरिका के हिस्ट्री को पूरे की पूरी चेंज कर देंगे। ये इलेक्शंस के तहत अमेरिका की जो हिस्ट्री थी उसको रिराइट करने की कोशिश की गई। एक साइड के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जिनका नाम था स्टीफन डगलस, दूसरी साइड के ऊपर अब्राहम लिंकन जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते थे, और इन तीनों के बीच में ऐसा बोला जाता है सीधी फाइट थी। और भी पार्टी थी, लिबरेशन पार्टी और भी पार्टी के कैंडिडेट्स थे, बट यहाँ पे हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे। दिस वॉज अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, वन विच वॉज अबॉलिशिंग द स्लेवरी सिस्टम, वन विच दी फेवर्ड दी स्लेवरी सिस्टम इन अमेरिका। ओके, सो डगलस बोलता रहता था स्लेवरी स्लेवरी स्लेवरी, आपके अब्राहम लिंकन बोलते रहते थे दैट द डेज ऑफ द स्लेवरी आर ओवर, हम लोग स्लेवरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट अब्राहम लिंकन मेड स्लेवरी एन इलेक्शन इश्यू, और स्लेव्स के लिए बोल दिया अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। सो इन दिस कंडीशन 1860 के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, वहां पे जितना भी पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग होता है, वो इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के अंदर अब्राहम लिंकन विदाउट
any vote from the southern states, he becomes the president of the United States of America. So without any vote, can you see this? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो आपके जो bluish portion है, these are the portions which voted for the 1860 elections in favor of Abraham Lincoln, और जो green वाले हैं ना, वहां पे आपके साउदर्न डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी उसके लीडर्स थे, और नॉर्दर्न डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर जो डगलस था उसको वहां पे, तो एसेंशियली आपको देखने को मिलता है जो ग्रीन वाले हैं उनको साउथ के अंदर वोट मिला, जो नॉर्थ वाले उनको इसका वोट मिलता है अब्राहम लिंकन को, और अब्राहम लिंकन विदाउट साउथ के अंदर उसको एक भी सीट नहीं मिली, उसके बावजूद वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है. सो 1860 अब्राहम लिंकन बिकम्स द प्रेसिडेंट, और अब्राहम लिंकन स्लेव्स के लिए बोल देता है कि अच्छे दिन आ गए, अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे स्लेवरी को अबॉलिश कर जाऊंगा. अब जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होते ही यहाँ पे उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा साउथ के अंदर, और साउथ के अंदर एक स्टेट था साउथ कैरोलिना. साउथ कैरोलिना नाम का स्टेट 20 दिसंबर को बोल देता है कि मैं अमेरिकी यूनियन को छोड़ देता हूँ, आई एम seceding फ्रॉम द अमेरिकन यूनियन. So when the election result was disclosed and the Abraham Lincoln was declared the winner of the presidential polls, the South Carolina state decided to leave the union. अब जब जैसे ही यहाँ पे साउथ कैरोलिना ने यूनियन को छोड़ा, तो वहाँ पे पूरी की पूरी जो प्रेस की मशीनरी थी वो ये सब चीजें हाईलाइट करने लग गई. ओके, तो यूनियन इज डिसॉल्व से लेके ऑर्डिनेंस ऑफ सिसेशन से लेके ये पूरा का पूरा सिस्टम अमेरिका के अंदर चलता रहता है. बाय 4 फरवरी 1861 और 2 महीने निकलने के बाद यहाँ पे टोटल 7 राज्य अमेरिकी संघ को छोड़ देते हैं, और ये 7 राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं. ओके, सो टेक्सास से लेके मिसौरी से लेके जॉर्जिया से लेके साउथ कैरोलिना से लेके फ्लोरिडा से लेके जितने भी स्टेट्स है, ऑल द ग्रीन स्टेट्स, ये लोग डिसाइड कर देते हैं दैट वी आर लिविंग द अमेरिकन यूनियन, और इसके बाद ये लोग एक नया अपना संघ बनाएंगे जिसे कहा जाता है कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ऊपर हुआ करता था. ओके, ये ग्रीन के ऊपर वाले जितने भी है, और ये जो नीचे वाले जो है जिसे बोला जाता है कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं जेफरसन डेविस. तो जेफरसन डेविस के अध्यक्षता के अंदर सबसे पहला कॉन्फेडरेट स्टेट्स के प्रेसिडेंट बना दिए जाते हैं, और इनको ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने आप को सोवरेन कर दिया, प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी को अबॉलिश कर दिया, और स्लेवरी सिस्टम को अपनी लाइफ टाइम के लिए लीगल बना देते हैं कि भाई स्लेवरी सिस्टम हम लोग कभी भी अबॉलिश नहीं करेंगे, हम लोग आज से अलग है. 4 फरवरी 1861 के दिन ये वाकया हुई. 1 महीना होता है, और 1 महीने के बाद यहाँ पे अब्राहम लिंकन फाइनली प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं. ओके, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे जेम्स बुकानन. जेम्स बुकानन बताते हैं दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीसीड बट आई कैन नॉट स्टॉप देम. प्रेसिडेंट लिंकन अपनी आई डू सोलमली स्वेयर इन द नेम ऑफ द गॉड. ओके, तो उस तरह की पूरी शपथ लेते हैं दैट आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और बोल देते हैं कि आज नहीं तो कल मैं इन लोगों को अच्छी खासी इनकी औकात दिखाऊंगा. 4 अप्रैल 1861 अब्राहम लिंकन ने शपथ ली. 1 महीना निकल जाता है, और 1 महीने के बाद 4 और राज्य अमेरिकी संघ को छोड़ के ये कॉन्फेडरेट स्टेट्स के अंदर मिल जाएंगे. सो टोटल 7 + 4 कितने हो गए? 11 स्टेट्स वर इंक्लूडेड इनटू द कॉन्फेडरेट स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उस टाइम के अंदर खाली 23 राज्य बचे थे. ओके, सो एसेंशियली अब सिविल वॉर की जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन थी आपको समझ में आ रही होगी कि एक साइड के ऊपर 11 स्टेट्स थे, नीचे की साइड्स के ऊपर 11 स्टेट्स थे, और ऊपर की साइड के जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो 23 स्टेट्स के अंदर बढ़ जाते हैं. ओके, सो द रेड वन, कैन यू सी दिस रेड वन वर द कॉन्फेडरेट स्टेट्स एंड द ब्लू वंस आर द यूनाइटेड स्टेट्स, जो अभी तक अब्राहम लिंकन की प्रेसिडेंसी के अंदर ही रह रहे थे. इन दिस कंडीशन 1861 का 12 अप्रैल का दिन एंड साउदर्न स्टेट्स नॉर्थ वाले को प्रोवोक करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहली बार ऑन द कोस्ट ऑफ द साउदर्न कैरोलिना 12 April 1861, the Confederate States attacked the Union fort and captured it. And in this condition, the war had begun. जिसका नाम था फोर्ट समर. फोर्ट समर नाम का किला था जो साउदर्न स्टेट्स की नेवी ने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के
जो नेवल फोर्ट था उसके ऊपर अटैक कर दिया और नॉर्दर्न स्टेट्स को लगा अब पानी सर के ऊपर चला गया है। From 1861 to 1865 you will see a big war took place, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे अमेरिकी लोग मारे जाते हैं, more than 7 lakh Americans died, more than 15 lakh were injured, and in this situation 1865 तक आते आते अप्रैल 1865 के अंदर जनरल रॉबर्ट ई ली, जो आपके कॉन्फेडरेट स्टेट्स के कमांडिंग ऑफिसर हुआ करते हैं, वो एपोटामक्स नाम की एक जगह है वहाँ पे सरेंडर कर देंगे और उसके बाद अमेरिका का गृह युद्ध खत्म हुआ। सो आपको जानकारी मिल गई होगी अभी तक कि कारण क्या थे। कारण था स्लेवरी, और स्लेवरी के तहत किस तरह से पूरा का पूरा डेवलपमेंट चलता रहता है। अब हमको ये सबसे फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ जाने हैं और वहां पे हमको ये जानकारी रहनी चाहिए कि अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था अमेरिका की गृह युद्ध के अंदर। अब्राहम लिंकन क्या क्या चीजें करते हैं, आपको दो चार कहीं ना कहीं से प्रश्न आया तो आप लिख सकते हो कि द कंट्रीब्यूशन, जैसे है ना गांधी का कंट्रीब्यूशन है, नेहरू का कंट्रीब्यूशन है, पटेल का कंट्रीब्यूशन है इंडिया की हिस्ट्री को लेके, वैसे ही अमेरिकन हिस्ट्री और अमेरिकन सिविल वॉर को लेके अब्राहम लिंकन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये वही इंसान थे जिन्होंने अमेरिका को एक रखा था, वरना अमेरिका टूट जाता और आज जो अमेरिका देख रहे हो वो आपको देखने को नहीं मिलता। 1847 के अंदर ये यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस के अंदर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर एक मेंबर के तौर के ऊपर आते हैं। 1850s के अंदर अब्राहम लिंकन थ्रू आउट एंटी स्लेवरी मूवमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर चलाएंगे। फाइनली 1860 के अंदर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं एंड 1861 के अंदर जब आपका सिविल वॉर होता है, ये सिविल वॉर के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, तो 4 लाइन के अंदर आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए अब्राहम लिंकन की। अब हमको ये जानना है कि 1850s एंड 1860s में अब्राहम लिंकन ने कौन सा काम किया था। एक तो ही कैंपेन इन दी एंटी स्लेवरी मूवमेंट इन द नॉर्दर्न स्टेट्स, जितने भी नॉर्थ के राज्य थे वहां पे इन्होंने एंटी स्लेवरी कैंपेनिंग किया, और साथों साथ जब इलेक्शंस आया तो इलेक्शंस के अंदर इन्होंने स्लेवरी का मुद्दा उठाया, बोले कुछ भी हो जाए कि हम लोग ये स्लेवरी को खत्म करेंगे। एंड एज अ रिजल्ट he reminded the people the great sacrifices made by the people during the 1776 revolution। बोले याद करो वो कुर्बानी, when the founding fathers of this country fought for your liberty, equality and fraternity। और आज आप कितने लोगों को तुड़वाने की कोशिश कर रहे हो, एक ऐसा संघ बनाने की कोशिश की जा रही है जो अमेरिका को डुबा रहा है, और इसी के कारण इसने अमेरिकन्स को रियलाइज कराया और इसके कारण अमेरिका के अंदर एक इमोशनल वेव करा दिया। जो स्लेवरी का इश्यू था उसने यूनिटी ऑफ फेडरेशन के अंदर कन्वर्ट करा दिया। बोले देखो ये स्लेवरी सिस्टम ने आपके संघ को तोड़ा है, ये स्लेवरी सिस्टम ने कॉन्फेडरेट स्टेट्स को एस्टैब्लिश करा है, क्या आप ये स्लेवरी सिस्टम को एक्सेप्ट करोगे? तो पब्लिक बोलेगी नहीं नहीं और बिल्कुल नहीं, अब्राहम लिंकन हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो। ओके, सो अब्राहम लिंकन अपने थ्रू आउट इलेक्शन रैलीज के अंदर यही बताते रहते थे दैट द वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ स्लेव एंड हाफ फ्री। बोले अमेरिका पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बोले आधा स्लेव और आधा फ्री, ऐसा थोड़ी चलता है, पूरा का पूरा फ्री होना चाहिए। वर्क फॉर फ्रीडम शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। लिबरल थॉट, लिबरलिज्म नाम के फिलॉसफी के अंदर ही अमेरिका का निर्माण हुआ था, और ये चीज अब्राहम लिंकन लोगों को फाइनली रियलाइज कराते हैं। When on the 4th April when the confederation was formed, the hostility increased, and in 1861 when the war took place, अब्राहम लिंकन यहाँ पे लीडरशिप लेंगे। वो यहाँ पे वॉलंटियर्स को बुलाएंगे और करीबन 75,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को वो अमेरिका के अंदर इकट्ठा करते हैं पूरी फौज को, और उनको बोला जाता है कि आप साउदर्न स्टेट्स के अंदर जाके कंफ्यूजन करा दो और साउदर्न स्टेट्स को किस तरह से उनका जो हेल्प है, उनका जो रिसोर्सेज है वो बंद कर दो। सो एसेंशियली यू विल सी कि ये प्रोक्लेमेशन करते हैं, और प्रोक्लेमेशन के तहत यहाँ पे ये वॉलंटियर्स डिमांड करते हैं, और इन्होंने एक 75,000 वॉलंटियर्स की फौज खड़ी कर दी थी। ये फौज के तहत ही यहाँ पे अमेरिका की गृह युद्ध जब होता है तो गृह युद्ध के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन करेंगे। 1862 के अंदर फाइनली जब युद्ध के अंदर जो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, ये कंफ्यूजन के तहत 22 सितंबर के दिन प्रेसिडेंट लिंकन एक प्रोक्लेमेशन करते हैं दैट आई डू ऑर्डर एंड डिक्लेयर दैट ऑल पर्सन्स हेल्ड एज स्लेव्स विद इन द डेजिग्नेटेड स्टेट्स एंड द पार्ट ऑफ स्टेट्स आर henceforward shall be free। The President Lincoln 22 अक्टूबर 1862 एक ऐसी काम करके गए थे प्रेसिडेंट लिंकन जब यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध के अंदर ही इतना कंफ्यूजन पैदा करा दिया नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स को लेके, और यहाँ पे इतनी अच्छी इंस्पायरिंग स्पीचेस दी है। यहाँ पे इन्होंने
जितने भी वॉर्स हो रहे थे उसमें भी द बैटल ऑफ न्यू ऑर्लियंस, द कैप्चर ऑफ द न्यू ऑर्लियंस, वहां पे इन्होंने बहुत बड़ा एक लीडरशिप का रोल प्ले किया था और इसी के कारण अमेरिकन इनको पूरी हिस्ट्री के अंदर याद रखते हैं कि यही है वो इंसान, यही है वो इंसान जिसने अमेरिका के संघ को बचाया रखा, यही है वो इंसान जिसने स्लेव्स को अपने राइट्स देने की कोशिश की। और इसके ऊपर से ही लिंकन नाम का एक मूवी आया था 2012 में, शायद उसको ऑस्कर भी मिला था। डैनियल डे लुइस करके जो एक्टर है, बहुत ही बढ़िया मूवी है, अगर आपको मौका मिले तो लिंकन देखेगा, अमेरिकन सिविल वॉर को अच्छी तरह से समझ पाओगे, लिंकन के कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझ पाओगे। फाइनली 1862 के अंदर लिंकन स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं, उसके बाद उनको मार दिया जाता है 1864 के आसपास। ओके, सो ऑन 13 December 1864 the amendment was passed by the US Congress, and in this amendment the slavery was made illegal. Okay, so the 13th amendment of the American Constitution made the slavery illegal system, and finally on December 1865 the 13th amendment was ratified by majority of the state, and the slavery was made illegal in each and एवरी स्टेट। तो याद रखिएगा कि 13th अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री को लेके। अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर 13th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका की हिस्ट्री के अंदर भी 13th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, श्रीलंका के अंदर कौन सा है 13th अमेंडमेंट, जरा गूगल करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह से होता है। ओके, खैर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। 13th अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द तमिल सिटीजन्स इन श्रीलंकन्स। ओके, तो उनको जो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स बना के रखा है, उसके उनको जो एक इक्वालिटी लानी चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, वो 13th अमेंडमेंट के अंदर मेंशन किया गया है, जो श्रीलंका आज तरह से अच्छी तरह से उसको लागू नहीं कर पाया। ओके, फाइनली 1865 का अप्रैल महीना जब ये आपका एंटी स्लेवरी का जो अमेंडमेंट पास होता है, उसके बाद लिंकन को गोली मार दी जाती है एंड लिंकन वाज शॉट डेड। ओके, सो दिस वाज द लाइफ टाइम एंड द लाइफ जर्नी ऑफ अब्राहम लिंकन। और 1865 का जो आपका 13th अमेंडमेंट है वो अमेरिका के इतिहास को बदल देगा, जब स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। इसके बाद भी अमेरिका के जितने भी लीडर्स थे जो लिंकन के बाद वहां पे प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर आते हैं, वो लोग दो और अमेंडमेंट पास करेंगे, 14th एंड 15th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू अफ्रीकन अमेरिकन मेन्स को सिटीजनशिप, इक्वालिटी और राइट टू वोट दे दिया जाता है। बट सच्चाई ये थी कि 1865 के अंदर स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। 1867-69 के अंदर 14th एंड 15th अमेंडमेंट पास कर दिए गए, बट फिर भी ये स्लेवरी सिस्टम के तहत अबॉलिश तो कर दी, बट ब्लैक पीपल को राइट टू वोट नहीं दिया जाता। ये राइट टू वोट फाइनली आपके यहाँ पे 1965 तक आते आते देने की कोशिश की जाएगी। अब हम लोग जान लेते हैं वो है अमेरिकन सिविल वॉर का सिग्निफिकेंस। अमेरिका की सिविल वॉर का आउटकम क्या रहा, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, उसका क्या परिणाम रहा है। ओके, अमेरिकन सिग्निफिकेंस क्या रहा, एक तो अमेरिका का गृह युद्ध हुआ, उसके अंदर अमेरिका बहुत बुरी तरह से उसका हालत खराब होगी, नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स। तो उसके बाद जो नई सिस्टम आई, वो नई सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए और एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम बना दी गई। बोले अमेरिका के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, कुछ भी ना हो जाए, कुछ भी नहीं करने देंगे, ये बात की गई। नेशनल यूनिटी के तहत हर एक स्टेट्स को बोल दिया जाता है दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड। इसके बाद कोई मगजमारी चाहिए नहीं, हर एक को अमेरिकी यूनियन के अंदर ही रहना है। साथों साथ एक कोड पास किया गया जिसका नाम है ब्लैक कोड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 14th एंड 15th अमेंडमेंट्स वर पास। और ये अमेंडमेंट के तहत स्लेव्स को राइट टू वोट से लेकर राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, राइट टू सिटीजनशिप, ये सब देने की कोशिश की गई। साथों साथ आपको ये भी जानकारी मिलती है कि रिपब्लिकन पार्टी, जिसके प्रतिनिधित्व करते थे अब्राहम लिंकन, वो इतनी पावरफुल और इतनी फेमस हो गई कि 1912 तक कोई भी कैंडिडेट डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव जीत के नहीं आया। 1912 फाइनली 1913 में वुडरो विल्सन डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर के ऊपर उभर के आएंगे। इसके पहले 1860 से लेकर 1912 तक, तो ऑलमोस्ट आपको जानकारी होगी कि 50-60 साल तक कोई भी इंसान आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी से उभर के नहीं आ रहा है। सेकेंडली, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है इम्पैक्ट के तौर के ऊपर। ह्यूमन लॉस मैंने देखा, 7 लाख लोग मारे गए, 15 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। इकोनॉमिक लॉस, एक हिस्टोरियंस और इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि द इकोनॉमिक लॉस वाज ऑलमोस्ट अराउंड 100 मिलियन। बोले 100 मिलियन से ज्यादा US डॉलर का खर्चा हो गया था,
क्योंकि युद्ध होगा तो नुकसान तो सबको है, भले नॉर्थ वाले जीते पर नॉर्थ की इकोनॉमी भी खराब हो गई, साउथ तो ऑलरेडी खराब था तो नॉर्थ की भी खराब हो गई। साथों साथ जब इसका तीसरा आउटकम हम लोग देखते हैं तो तीसरे आउटकम के अंदर हमको ये जानकारी मिलती है कि नॉर्थ एंड साउथ को रियलाइज हो गया था कि हमको एक होना पड़ेगा अगर हमको खुद से डेवलप होना है, और इसी के कारण इनका कोऑपरेशन बढ़ गया। और ये कोऑपरेशन नॉर्थ साउथ की यूनिटी के तौर के ऊपर देखने को मिलता है। 1913 के अंदर साउथ वाले थोड़े अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और फाइनली जो साउथ से कैंडिडेट था डेमोक्रेटिक पार्टी से वुडरो विल्सन, वो जीत के आते हैं। अब देखिएगा चौथा आउटकम अमेरिका की जो सिविल वॉर था उसके अंदर बोला जाता है कि इट लेड टू दी सेकेंड फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका को 1915 तक आते आते पूरा का पूरा वर्ल्ड नंबर 1 बना देगा। और इसी के कारण अमेरिका का एक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का जन्म होता है। ऑयल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया, कोल इंडस्ट्री को, आयरन इंडस्ट्री को, जहां जहां इनको इकोनॉमिक डिमांड्स आती है वो सब के ऊपर पुश किया गया। और इसी के कारण साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट होता है, मैकेनाइजेशन की तरफ जाता है और अमेरिका एक कैपिटलिस्ट थॉट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के तौर के ऊपर प्रोग्रेस कर देगा। सो सिविल वॉर एट टाइम्स बोलते हैं कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द अमेरिकन पीपल। इट मेड रियलाइज द अमेरिकन पीपल कि व्हाट दे कैन डू एंड व्हाट दे आर डूइंग करंटली। तो इसके कारण इनको लगता था कि भाई हम लोग का विकास हो गया। सोशल चेंज भी यहाँ पे बहुत आया है। स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है, स्लेवरी को स्लेव्स को राइट टू वोट दिया गया। खैर वो ऑन पेपर ही था, हमने देखा 14th एंड 15th अमेंडमेंट के तहत ये ऑन पेपर वोट को फाइनली ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा 1965 के अंदर। वुमेन राइट को प्रमोट किया जाता है, मटेरियलिज्म को। ये एक और इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस था कि इट वॉज द फर्स्ट वॉर विच वॉज यूज द मॉडर्न स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एक आर्मर्ड शिप्स का उपयोग होता है, आर्टिलरी, मशीन गन्स। न्यूज के अंदर रिपोर्ट आते थे, बोले कैरोलिना के अंदर ये हुआ, वर्जीनिया के अंदर 2 लक्ष्मी बॉम्ब फूट गए, ओके, न्यूयॉर्क के अंदर 2 सुतली बॉम्ब फूट गए। तो ऐसे रिपोर्ट्स आते रहते थे तो लोगों को जानकारी मिलती रहती थी कि हमारे सिपाही कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं। बट इनडायरेक्टली अमेरिकन के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिशियल था क्योंकि अमेरिकन को एक कर दिया ये। 1776 के बाद जो डिफरेंसेस बच गए थे वो 1860 तक आते आते अमेरिकन ने दूर कर दिए। और उसके बाद अमेरिका की जो गाड़ी चली है ना बॉस, की बात मत पूछो। सो अमेरिकन रिवॉल्यूशन से लेके अमेरिकन हेजेमनी का जो पूरा का पूरा टाइम फ्रेम है उसके बीच में जो ट्रांजिशन लेके आया है वो आपका अमेरिकन सिविल वॉर है। अमेरिका का गृह युद्ध उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। खैर हम लोग सोशल चेंज की बात कर रहे थे और सोशल चेंज के अंदर हम लोग को जानकारी होनी चाहिए वो है कंटेम्प्ररी टाइम्स की। मैंने आपको बताया कि 1860 के अंदर 1865 और के बाद स्लेवरी को इलीगल अबॉलिश कर दिया जाता है। 1867-69 के अंदर 14th एंड 15th अमेंडमेंट पास कर दिए गए यूएस कांग्रेस के द्वारा, जिसके तहत बोल दिया गया कि स्लेवरी और द स्लेव्स हैव राइट टू वोट। बट सच्चाई क्या थी? The slaves were not, or the black people who were relieved from the slavery system, they were not given the right to vote. और इसी के कारण 1960s के अंदर एक मूवमेंट चलता है, वो मूवमेंट को बोलते हैं सेल्मा मूवमेंट। सेल्मा नाम की जगह से डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग इसकी लीडरशिप करते हुए बताते हैं कि ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम वन डे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब वन। ये इन्होंने डिमांड की कि द ब्लैक पीपल शुड हैव द इक्वालिटी अमॉन्ग द वोटिंग राइट्स। ये वो अमेरिका देश की मैं बात कर रहा हूँ जिसके फाउंडिंग फादर्स ने डिसाइड किया था दैट एवरी मैन इज बॉर्न इक्वल, एवरी मैन हैज राइट टू वोट। बट अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने हमको वो नहीं दिया क्योंकि उसके बाद जो सिस्टम आई है वो सिस्टम ने पूरी की पूरी लोगों को करप्ट कर दिया और लोगों को रोशियली और रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ओके, सो मार्टिन लूथर किंग क्या बताता है कि आई हैव अ ड्रीम, बहुत ही बढ़िया स्पीच थी। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of the skin but by the content of their character. बोले I have a dream. बोलता है मार्टिन लूथर किंग that the founding fathers of this constitution gave us a promissory note. They gave us a promissory note. They gave us a promissory check. बोले yes Mr. Martin, you go to bank and you can encash this promissory note. But when Martin Luther King went to the bank to encash this promissory note, he realized that the bank went bankrupt. फिर उसके बाद
मार्टिन लूथर किंग बताते हैं, दो द बैंक वेंट बैंकरप्ट, आई स्टिल हैव द फेथ इन दिस कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द ब्लैक पीपल। एंड फाइनली 1965 के अंदर अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट हो उनको कंपेल कराया जाता है मार्टिन लूथर किंग और उनके एक्टिविस्ट बंधुओं के द्वारा कि दैट द ब्लैक शुड बी गिवन द वोटिंग राइट्स। You have not given true equality, though the founding fathers of this country had given the equality as the main ideals of the American Constitution। और इसके बाद ब्लैक्स को 1965 के बाद अमेरिका के अंदर वोटिंग राइट्स का अधिकार मिलता है। और वही वोटिंग राइट्स के अधिकार के बाद डेमोक्रेसी की आप खूबी बोल सकते हो कि 2008 के अंदर फर्स्ट प्रेसिडेंट वो जो ब्लैक सोसाइटी, वो जो स्लेव सोसाइटी हुआ करती थी, उसी में से इलेक्ट होके आया है। तो मेरे बंधु, ये डेमोक्रेसी की ही खासियत है, जब प्रजा ने राजा को कंपेल कर दिया कि आप सिस्टम को चेंज कर दो और वही प्रजा से कोई इंसान राजा बनता है जिसको सैकड़ों सालों तक शोषित किया गया था। तो आपको समझ में आता है कि अमेरिकन सिविल वॉर का सबसे फंडामेंटल आउटकम और सिविल वॉर के बाद जो कंटेम्प्रेरी सिविल राइट मूवमेंट चले हैं, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है बट आपको जानकारी रखनी चाहिए कि 1965 तक जो सोसाइटी के मेंबर्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे, वही सोसाइटी का एक मेंबर 2008 में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। तो यही डेमोक्रेसी की खासियत है और यही डेमोक्रेसी अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिया है, पूरे विश्व को दिया है। और डेमोक्रेसी को जीना चाहिए, उसी का ही क्रक्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम और अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम दुनिया को देता है। यही डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा आपको आउटकम देखने को मिलता है कि जब एक स्लेव सोसाइटी का इंसान प्रेसिडेंट बन गया। यहाँ पे भारत के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि एक वंचित वर्ग से बिलोंग करने वाला इंसान जो एक टाइम के ऊपर बोलते थे कि ही यूज्ड टू सेल टी, वही डेमोक्रेसी के कारण आज भारत का प्रधानमंत्री बनता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग यूरोप के अंदर और रिवॉल्यूशंस की चर्चा करेंगे।